हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 यानी कि जेसीईआरटी क्लास 8 का मासिक मूल्यांकन करने वाले हैं। मंथली असेसमेंट देखिए, माह फरवरी का है, सत्र 2021-22 और पूर्णांक आपका 60 का है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को अभी तुरंत अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो देखिए, यहाँ पर विषय का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे। देखिए, एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा आबादी, तीसरा जमीन, चौथा तालाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, तालाब। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है? पहला ऑप्शन है शहर की, दूसरा गांव की, तीसरा आबादी और चौथा तालाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, तालाब की। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। निम्नलिखित शब्दों में इक की प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, इक की प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, जिससे परंपरा, राजनीति, शिक्षा, भूगोल। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का आंसर परंपरा जोड़ इक पारंपरिक हो जाएगा। उसी प्रकार राजनीति जोड़ इक राजनीतिक हो जाएगा। फिर देखिए शिक्षा जोड़ इक शैक्षिक हो जाएगा। उसी प्रकार भूगोल जोड़ इक भौगोलिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको सेम टू सेम इसी तरीके से आंसर लिखना है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर यानी कि जगन्नाथपुरी है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। अगला नंबर देखिए 5 नंबर, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कम से कम 8 पंक्तियां में। देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है, तो थोड़ा सा लंबा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, छोटा कर दीजिए सर, इस तरीके से नहीं बोलना है, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का तो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश की ओर। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का यहाँ पर पहला नंबर देखिए, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, द प्लीजर दे ड्रो फ्रॉम seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebis। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से एक लाइन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, जब वे दो अंडों को देखते हैं और अपना जलेबी और मिल्क का जो मस्ती है उसे भूल जाते हैं दोनों बच्चे, उसके बाद उसके तुरंत बाद क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, दे रीच्ड द वर्ड इंटेंटली। दूसरा ऑप्शन, न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। तीसरा देखिए, दे स्कैटर्ड सम ग्रेन ऑन द कॉर्निश। चौथा ऑप्शन देखिए, श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 1.2 की ओर। देखिए, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चिड़िया कहाँ अपना अंडा दी थी, बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केसौज हाउस। दूसरा ऑप्शन, जस्ट बिलो द कॉर्निस इन केसौज हाउस। तीसरा, जस्ट ओवर द कॉर्निस इन केसौज हाउस। और चौथा, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निस ऑफ केसौज हाउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केसौज हाउस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द वर्क्स
which were done by the poet before going to school according to the poem My Mother। My Mother पोएम के अनुसार आपको बताना है कि पोएट स्कूल जाने से पहले कौन सा काम करता था। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स एंड यूज्ड टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर स्कूल में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी छूट गया है, ठीक है, SCHOOL स्कूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सी है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सी है, SCHOOL स्कूल। वह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर कलेक्ट करता था और डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, ठीक है, और मीलों दूर चलकर जाता था स्कूल। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में 2 डिसएडवांटेज लिखना है, यानी कि 2 हानियाँ लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, इंटरनेट की 2 हानि। पहला देखिए, एडिक्शन, टाइम वेस्टर एंड काउजेज डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एडिक्शन है, लत लगा देता है, टाइम बर्बाद करता है और डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड, डिप्रेशन यानी कि तनाव। फिर देखिए लोनलीनेस, अकेलापन एंड सोशल आइसोलेशन, ठीक है, सामाजिक दूरियां बनाता है इंटरनेट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि मलाला यूसुफजई अपना भाषण में कौन सा इशू को उठाती है, कौन से इशू के बारे में बात करती है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, देखिए पहला, सी रेज्ड द इशू ऑफ स्टर्विंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहेयर्ड। फिर देखिए सेकेंड, बी नंबर, द इशूज ऑफ काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लानट। फिर देखिए तीसरा, सी द इशू ऑफ द होल्स इन द ओजोन एंड अफ्रेड टू ब्रेथ द एयर। फिर देखिए डी नंबर, चौथा नंबर, सी raised a voice for the major environment problem faced by children and adult all over the world। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तरीके से इंग्लिश का भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट की ओर। मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए, 3t - 4 = 11। तो t का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 5, ठीक है, टी बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। 75 पैसे का 2 रुपये के अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 75:2, दूसरा ऑप्शन है 3:8, तीसरा ऑप्शन है 3:4, चौथा ऑप्शन है 8:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3:8 इसका सही आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए 2x + 5 / 3x + 4 = 3। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का हल देखिए, 2x + 5 / 3x + 4 = 3 है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बट्टे है, ये जो बट्टे है और बट्टे के नीचे देखिए 3x + 4 है, इसको बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर भाग में है, बराबर का दूसरी साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए 2x + 5 इसको लिख देना है सेम टू सेम, फिर बराबर को नीचे बराबर लगा देना है, यहाँ पर बराबर लगा देना है, फिर 3 को यहाँ पर 3 लिख देना है। अब देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ, ये वाला जो 3x + 4 है उसको बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो गुना के साथ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गुना के साथ है। चलिए देखिए 3 × 3x + 4, ठीक है, ये गुना के साथ है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x + 5 इसको सेम उतार दिए हैं = 3 को 3x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक है, और अगर 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। और बीच में देखिए यहाँ पर प्लस है, वो प्लस को यहाँ पर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 2x और 9x दोनों सेम जात का है, एक कैटेगरी का है, उसको बराबर का एक साइड रखेंगे तो 9x को बराबर का इधर लाएंगे तो -9x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +9x है ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पर 12 को हम लोग 12 उतार देंगे और देखिए +5 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 2x - 9x इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में किसी में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो देखिए -7x हो जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 9, और 9 में माइनस है इसलिए -7x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर
-7x इजिकल टू 7 आया है। इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको मैंने 2 बार लिख दिया है, आप एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x को नीचे x सेम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर -7 और x के बीच में गुना है, ठीक है, कोई साइड नहीं है, मतलब गुना छिपा हुआ है। तो गुना जब बराबर का दूसरी साइड आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर 7/7 हम लोग लिखेंगे और ये वाला जो माइनस है उसको यहाँ पर बीच में लगा देना है। अब -7/7 को काटेंगे, 7 एक का 7, 7 एक का 7, एक आएगा और यहाँ पर देखिए माइनस है तो -1 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर -1, इसे आप नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया, यानी कि यहाँ पर मूलधन हमारा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मूलधन 40,000। उसके बाद देखिए यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो यहाँ पर हम लोग दर बराबर 7% लिखेंगे। और देखिए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो वर्ष यानी कि समय 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर समय बराबर 2 वर्ष हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 का घात n, और n यहाँ पर समय है, ठीक है, वर्ष का नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मूलधन कितना है 40,000, 40,000 लिख देना है। फिर यहाँ पर गुना है तो गुना को लगा देना है, फिर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है, फिर जोड़ है तो जोड़ को लिखना है। दर कितना है देखिए 7% बटे 100। उसके बाद देखिए n कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्व करेंगे 40,000 गुना, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 107/100 हो जाएगा, और ऊपर घात 2 है देखिए उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए 40,000 गुना, यहाँ पर घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 107/100 गुना 107/100 2 बार लिखेंगे। अब सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 0 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, यानी कि टोटल कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 4 गुना 107 गुना 107, 4 गुना 107 गुना 107, टोटल गुना करेंगे तो यहाँ पर 45,796 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन है। और हम लोगों को यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए बराबर मिश्र धन अभी निकाले हम लोग 45,796, फिर माइनस को यहाँ पर माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर मूलधन तो दिया हुआ है 40,000, माइनस कर देंगे तो 5,796 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 5,796, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह पर 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है। और हानि देखिए 4% हानि हो रहा है और लाभ एक्चुअल में 4% होगा, बट पहले हम लोग हानि का देख लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, ठीक है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है ये, इसे आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर देखिए x माने हैं तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट खोल करके यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बटे 100 है तो बटे 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 96x बटे 100 आएगा। ये हमारा हो गया है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य 96x बटे 100। अब आगे देखिए पुनः लाभ प्रतिशत कितना है 4%, यानी कि 4% का लाभ भी हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा विक्रय मूल्य का, ठीक है। कब, जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहता है उस वक्त के लिए, और जब हानि प्रतिशत दिया हुआ रहता है उस वक्त के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्रय मूल्य हम लोग ऑलरेडी x मान चुके हैं और 100 को 100 लिख देना है, जोड़ लाभ प्रतिशत, यहाँ पर देखिए जोड़ लाभ प्रतिशत और नीचे
100 है तो नीचे बटे में 100 लगा देना है। अब टोटल इसको सोल्व करेंगे तो टोटल 104 बटे 104x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 104x बटे 100 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार हम लोग जितना लाभ, देखिए 4% लाभ पर जो भी विक्रय मूल्य आया था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 4% हानि पर जो विक्रय मूल्य आया था उसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? टोटल लाभ मिलेगा। ठीक है, टोटल लाभ मिलेगा और लाभ कितना है? 6 रुपया का लाभ हो रहा है, तो बराबर 6 रुपया लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 104x माइनस 96x बटे 100 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा को सोल्व करने से इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 104 में हम लोग 96 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8x बटे 100 बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर देखिए 100 बटे में इधर जाकर गुना में हो जाएगा, गुना में हो गया, और 8 देखिए 8x के साथ में गुना में है, बराबर का दूसरे साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 106 बटे 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 रुपया आएगा, यानी कि टोटल हमारा क्रय मूल्य बराबर 75 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है विज्ञान से, साइंस से। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है? पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा ऑप्शन है धातु, तीसरा ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा श्वसन, चौथा पाचन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जनन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, जब किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संपरिचित्र में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, नहीं, तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है, अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में एक्चुअल में 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा लिखा हुआ, यानी कि ये वाला ऊपर का एक क्वेश्चन या फिर नीचे का ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, दोनों को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला को सोल्व करेंगे इसको। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन पढ़कर इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क नंबर, विद्युत लेपन क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, देखिए विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। ख नंबर में देखिए, लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण से सस्ते धातु की वस्तु बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा पुरातात्विक सर्वेक्षण, तीसरा राजस्व सर्वेक्षण और चौथा है वन सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वन सर्वेक्षण, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकती है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा
ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए एवं बी दोनों। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए नवीकरणीय संसाधन, दूसरा सर्वव्यापक संसाधन, तीसरा अनवीकरणीय संसाधन, चौथा चक्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सर्वव्यापक संसाधन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए क नंबर, जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल। दूसरा देखिए ख नंबर, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। घ नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। अंग नंबर देखिए, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। फिर देखिए 4 नंबर, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो यह है हमारा सतत पोषणीय विकास का कुछ सिद्धांत। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार होने के 2 लाभ, पहला देखिए, पहला, जाति, लिंग, स्थान तथा वर्ण आदि के आधार पर राज्य नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा देखिए, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोविनोद, धार्मिक स्थलों पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकेगा। ये 2 लाभ है मौलिक अधिकार का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताएं। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जनगणना कौन कौन सा हुआ है, कितना कौन कौन सा ईयर में हुआ है उसको बताना है। ठीक है, 1951 से शुरू हो रहा है जनगणना और हर एक 10 साल बाद जनगणना होता है। यानी कि 1951 में हुआ, फिर 1961 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, इस तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप बस इस प्रकार लिखिएगा। यहाँ पर जनगणना वर्ष देखिए 1951, फिर 1960, उसके बाद 1971, फिर 1981, फिर 1991, 2001, ओके 2001, फिर देखिए नेक्स्ट 2011, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाया। तो अब 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में होगा, लेकिन 2022 में अभी तक हुआ नहीं है। तो बस आप 2011 तक लिख लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए संस्कृत सब्जेक्ट से। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, खगा कुत्र कुजंती। पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा पुष्पे, तीसरा बालके, चौथा हिंदोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वृक्ष। यहाँ पर देखिए खगा वृक्ष कुजंती। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर देखिए सेकंड, जना इति पदे का विभक्ति। जना में कौन सी विभक्ति है बताना है, प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति, कौन सा विभक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन। ठीक है, प्रथम विभक्ति बहुवचन, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तरत की ओर। देखिए तीसरा नंबर, क पादपान सिंचती। ठीक है, कौन पौधों को पानी दे रहा है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मालकार पादपान सिंचती। ठीक है, मालकार पादपान सिंचती, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी आंसर आप देख सकते हैं, पैराग्राफ में भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मालकार पादपान सिंचती। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जना प्रातः उद्याने भ्रमंती। जना यानी कि लोग सुबह उद्यान में यानी कि पार्क में घूमते हैं। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किमस्ति। यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर अव्यय पद कौन सा उसको बताना है। और देखिए ये टोटल 3 नंबर का है, तो आपको पूरा सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक पद में आंसर मत लिखिएगा, पूरा वाक्य लिखिएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, अस्मिन वाक्य प्रातः अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में प्रातः, ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह अव्यय पद है। प्रातः मतलब सुबह होता है, प्रातः हमारा अव्यय पद है। इस तरीके से जैक बोर्ड क्लास 8 का मंथली असेसमेंट यानी कि जेसीईआरटी क्लास 8 का मंथली असेसमेंट फरवरी का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें।
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।